बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब और तजियाकार साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामा अगर देखा जाए इस वक्त मजमूई तौर के ऊपर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कल रात जो ईरान की तरफ से अटैक किया गया और उसमें जो हिकमत अमली अपनाई गई वो वॉरफेयर टेक्नोलॉजी या उसकी हिस्ट्री की एक बेहतरीन हिकमत अमली थी, जिसमें तमाम तर लेयर्स के अंदर जो दिफाई निज़ाम मौजूद था इसराइल का, उसको नाकाम बनाने की कोशिश की गई। आप वो देखिए, आयरन डॉम हो, डेविड स्लिंग हो या फिर एरो 2 एरो 3 का निज़ाम हो, उसको इंटरसेप्ट करने में जिस हद तक मुश्किलात का सामना था, ये स्ट्रेटजी और जिसके अंदर एक मिसाइल अभी जो गुज़श्ता जितने भी राउंड चले, ये 12वां मरहला था जिसके अंदर वादा सादिक सोम का, जिसमें मिसाइल दागे गए 20 से 30 जिनकी तादाद बताई जाती है और अब तक मजमूई तौर पे देखा जाए तो 450 के करीब मिसाइल दागे जा चुके हैं। लेकिन ये जो कल स्ट्रेटजी अपनाई गई ये माजी की स्ट्रेटजी से मुख्तलिफ थी। उसके बाद जो इसराइल है उसने जौहरी तनसीबात जो ईरान की हैं उसके ऊपर हमले किए हैं, तो इसके नताइज क्या रहेंगे, ये एक बुनियादी सवाल है। दूसरी बात पाकिस्तान के मंजरनामे के हवाले से करते हैं। अहम आईनी ओहदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती, उसमें अभी तक ताख़ीर देखी गई है और उस ताख़ीर की वजूहात सभी के सामने है, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन में अभी तक डेडलॉक क्यों नहीं हो सका, उसमें पेचीदगियां क्या नमूदार हुई हैं, इसके ऊपर बात की जाएगी। और फिर यह भी किया जाएगा कि आज का जो अहम फैसला आया उस फैसले के बुनियादी निकात क्या थे, उसमें बहसो मुबाहिसा क्या हुआ, और आज के फैसले में 3-2 की जो तनासुब देखने में आई है कि जिसमें जजेस के तबादले के हवाले से बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे जायज़ करार दिया है, इसके ऊपर बात की जाएगी। फिर उसमें जो स्क्रूटनी करनी होती थी कि कौन सा जज क्या सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर लगेगा, अब उसमें वो जो लेयर्स बनाई गई कि नहीं सीनियरिटी की बुनियाद पे नहीं लगेगा, तो वो सदर के इस्तेहकाक के ऊपर छोड़ दिया, इसका क्या फैसला हुआ है। दूसरी तरफ बड़े सियासी अपसेट के हवाले से बाज़गश सुनाई देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रिहाइयों के लिए जो तहरीक है वो सिलसिला कब से क्या शुरू होने वाला है, इसके ऊपर बिलखुसूस बात की जाएगी। तो सबसे पहले अगर बात का आगाज़ किया जाए तो इसी मंजरनामे पे मैं साकिब साहब आपकी तरफ अगर आऊँ कि आप क्या समझते हैं कि आज जो फैसला हुआ जिस तनासुब से हुआ उसके पीछे के मुहर्रिकात, बहसो मुबाहिसा, दलाइल और रद्दुल दलाइल क्या दिए गए जिसकी बुनियाद पे ये फैसला मंजर आम पे आया? एक तो जो पाकिस्तान की जो जुडिशल हिस्ट्री है उसमें पहली दफ़ा आर्टिकल 200 के तहत एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र किए गए हैं। इससे कबल मुख्तलिफ नोयत की ट्रांसफ़र हुई, लेकिन आर्टिकल 200 का इस्तेमाल जो है वो पहली दफ़ा हुआ। ये पहला केस था जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने। इसमें 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया और 5 जज सुप्रीम कोर्ट चले गए। इसमें 2 किस्म के नुकात थे, एक तो ट्रांसफ़र का मामला और एक सीनियरिटी का मामला था, लेकिन इसके पीछे जो मुहर्रकात की आपने बात की वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है कि अदलिया की आज़ादी कहीं कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो रही, इसके अलावा हुकूमती बदनीति तो शामिल नहीं है, और क्या जो एग्जेक्टिव है अगर उसको ये इख्तियार दे दिया जाए कि वो मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जजेस लाएँ और अपनी जो है वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो जो है वो जजेस को, क्योंकि इस लाहौर हाई कोर्ट से 15 नंबर के जज जो है वो लाए गए थे, इसी तरह सिंध हाई कोर्ट से भी काफ़ी नीचे नंबर के जज थे और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जो जज आए थे वो एडिशनल जज थे। तो 3 जजेस को यहाँ लाने के बाद ये सवालात जो है वो जन्म लेना शुरू हो गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये 5 जज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो ये जंग हार चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो एक तो ट्रांसफ़र उन्होंने कहा दुरुस्त है, दूसरा उन्होंने कहा सीनियरिटी और ये ट्रांसफ़र मुस्तकिल है या आर्जी ये सदर देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे सवाल जो है वो ये पैदा हुआ, जो माहिरीन जो कानूनी माहिरीन है वो भी सवाल उठा रहे हैं कि जो आर्टिकल 200 है आइन का जिसके तहत ये ट्रांसफ़र हुई है, उस जो सदर का इख्तियार है उसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये जो ट्रांसफ़र होगी ये मुस्तकिल होगी या आर्जी होगी। तो ये सदर मुमलिकत कैसे डिटरमिन कर लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला सदर मुमलिकत को भेज दिया है, एक, और दूसरा कि सीनियरिटी टॉप से होगी या बॉटम से होगी, मतलब जो लाहौर हाई कोर्ट के जज आए हैं वो पहले नंबर पर होंगे या 9वें या 10वें नंबर पर होंगे, तो ये भी सदर डिटरमिन करेंगे। तो ये भी आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो ये जो केस है उसका फैसला तो आ चुका है, लेकिन ये मामला अभी दोबारा एक कानूनी जंग की शक्ल इख्तियार करेगा। उसकी वजह यह है
कि इस फैसले को तासुरात ऐसे मिल रहे हैं, खबरें ऐसे मिल रही हैं कि 5 जजेस जो है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि इंट्रा कोर्ट अपील वो दायर कर सकते हैं, अपील इस फैसले के खिलाफ, तो वो सुप्रीम कोर्ट में वो अपील दायर कर सकते हैं। दोबारा से ये कानूनी जंग शुरू होगी। ये मामला मतलब ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन जो कायम काम चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज डोगर, जिनके हवाले से ये था कि ये फैसला अगर 5 जजेस के हक में आ गया तो उनका जो टेन्योर है यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुकना, वो मामला ख़त्म हो जाएगा। वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन उसमें एक और ख़बर ये आई है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 1 जुलाई को तलब कर लिया गया है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट, 3 हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी मुस्तकिल तैनाती के लिए जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है। तो यूं आप ये कह सकते हैं कि आज जब हम बात कर रहे हैं तो 19 जून है, तो 1 जुलाई, तो इन 12 दिनों में अब ये सारे मामलात होने हैं। सदर मुमलिकत ने जो भी सीनियरिटी का तयन करना है, सदर मुमलिकत ने ये ट्रांसफ़र आर्जी हुई या मुस्तकिल हुई इसका तयन करना है, और उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी होना है। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाना है, और 1 जुलाई से पहले क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को दोबारा टेकअप करके क्या कोई स्टे ऑर्डर ग्रांट करती है या नहीं करती, या यही अब जो है वो मुस्तकिल जो है वो जज होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और मुस्तकिल चीफ जस्टिस जो है मुमकिना तौर पर जो है वो सरफराज डोगर साहब जो है वो बन सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने एक जो क्वेश्चन था कि जो अदलिया की आज़ादी है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हुई है, उसको उन्होंने इस तरह एड्रेस कर दिया कि क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस इन्वॉल्व थे, लाहौर, इस्लामाबाद, सिंध, बलोचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इन्वॉल्व थे, तो इसलिए ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सवाल है ये जो है वो नहीं उठता, और उन्होंने इनकी जो दरख्वास्त है रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आइंदा 12 दिन इस सारे मामले में अभी बड़े अहमियत के हामिल हैं। आइंदा 12 दिन सारे मामले में बड़ी अहमियत के हामिल है। राना साहब, ये तो है कानूनी मंजरनामा जिस पे हलचल जो मची हुई थी, किसी हद तक उसकी गर्द बिठाई गई, लेकिन अभी भी गर्द है, महसूस होती है। तो अब देखिए कि जिस तरीके से साकिब बशीर साहब कह रहे हैं 12 दिनों में मामला हल होगा, ये सियासी मंजरनामे पे जो गर्द उड़ी हुई है इसके क्या नताइज रहेंगे? कोई तब्दीली की बातें हो रही हैं, लेकिन आपने भी इशारा दिया था ये क्या किसी एक सूबे में है, मजमूई तौर पर है, मरकज़ में होगा? कहाँ तक ये मामला जाके रुकेगा और इसके खदुखाल क्या वजह होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं पहले साकिब भाई की बात का थोड़ा सा जवाब दे लूँ। जी जी, इसमें जवाब तो नहीं मैं, लेकिन इसमें कर लूँ कि साकिब भाई ने कहा आइन और कानून की बात हो रही थी। किस मुल्क में, किस जगह पे आप आइन और कानून की बात कर रहे हैं? 90 दिन में इलेक्शन होने होते हैं, क्या आइन और कानून के तहत हुए? मतलब इस मुल्क के अंदर एक शख्स ने इतबार किया कि मैं आइन और कानून को मानता हूँ, और उसने आइन और कानून को मानते हुए असम्बलियाँ डिज़ॉल्व की, और उसको आज के दिन तक उस आइन और कानून पर अमल नहीं हुआ। उस वक्त अमल हुआ जब मर्जी की गई। आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियारात हैं, क्या उसको हमारी आला अदलिया सुन रही है? आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं ना, क्योंकि आज फैसला हो गया, अब फैसले पे बोलना आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर हमारा हक है ना, बिल्कुल 100% हमारा हक है। तो सर मुझे ये बता दें, आपने खुद ही कह दिया कि आर्टिकल फलां में सदर के पास इख्तियार नहीं है, तो कब तक ऐसा चलेगा? इस निज़ाम को अपने असली उस निज़ाम की तरफ आना पड़ेगा जिसमें आम आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए, जिसमें 90 दिन में इलेक्शन है तो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। तो ये एक चीज़, एक सवाल है जो आज मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मैंने सैकड़ों लोगों ने हमसे कहा है कि जनाब इस पर प्रोग्राम में बात करें, इस बात को भी पूछें, इस बात को भी आगे लेकर जाएं कि जब आइन और कानून की बात होती है, मैं तो आज सोच रहा था कि शायद आज असेंबली में भी इस पे बात हो, मैं तो सोच रहा था शायद पार्लियामेंट की तरफ से भी इस पे बात आए, मैं तो सोच रहा था कि शायद बहुत से लोग इस पे बात करें, लेकिन नहीं बात हुई ना। बस मिट्टी बाओ, चौधरी शाह साहब वाला जरा मिट्टी बाओ है ना, वही कम चला, तो उस पर रोटी छोटी खाओ तो घर लो जाओ, ये सारा ये वही चला। अब यासर आप ने सवाल किया है कि सियासी तो बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, और इतनी बड़ी सियासी तब्दीली आ रही है कि
आप और मैं सोचते रह जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा कर दूं कि साकिब साहब एक नाम को ज़हन में रखिएगा, मियां गुल हसन साहब को। ये जिस दिन कुछ मामले चलेंगे ना, तो इस नाम पे आप भी रखिएगा ज़हन में, मैं भी रखूँगा, तो इस नाम पे फिर डिस्कस करेंगे कि ये किस अच्छी जगह पे जा रहे हैं। अच्छी जगह पे साकिब साहब मेरी बात सुन के मुस्कुरा दिए, उन्हें भी कुछ पता है, तो कुछ थोड़ा सा यकम जुलाई को जो 3 नाम कंसिडर होंगे उनका एक नाम इनका भी है। मैं आज एक खबर ब्रेक कर रहा हूँ यासिर साहब जी। एक ऑडियो लीक आने वाली है। अच्छा, फिर से दौर शुरू होने वाला? वीडियो लीक नहीं है, अच्छा, ये ऑडियो लीक है। ये ऑडियो लीक आने वाली है और उस ऑडियो लीक में 5 बड़े अहम तरीन सियासतदान ये बात आपको कहते हुए नजर आएंगे कि जनाब हमें पीछे छोड़कर क्यों गए, क्या हमारी कोई अहमियत नहीं है, क्या हमें खुडे लैन नहीं लगाया जा रहा। बस ऐसे अल्फाज वो इस्तेमाल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता कुछ चेहरे बेनकाब होंगे, जिस तरह मैंने कल कहा था, कुछ पकड़े जाएंगे और कुछ लोग जो हैं वो उन्हें खुद नज़र आ जाएगा कि भाई अब इस रास्ते से गुज़रना हमारे लिए मना है और उनको रास्ता बदलने के लिए सियासत का रास्ता बदलना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ा लीडर जो है वो अपने बयानिए को बदलने का फ़ैसला कर चुका है और ये फ़ैसला उसने अपने बड़े इंतहाई करीबी लोगों में किया है कि हमें ये फ़ैसला बदलना पड़ेगा क्योंकि हमें लग रहा है कि हमें पीछे किया जा रहा है। ये लफ्ज़ अदा किया सही कि हमें लग रहा है कि हमें पीछे किया जा रहा है, तो हमें अपने बयानिए का फ़ैसला बदलना पड़ेगा। तो ये तो एक तब्दीली यासर आ रही है। आप अगर कहें कि ये तब्दीली नहीं आ रही तो आप ज़रा इस बजट को मंजूर होने दें। तब्दीली, मेरा मतलब सवाल ये था राना साहब पूछने का कि तब्दीली क्या किसी एक सूबे में या 2 सूबों में, और तब्दीली क्या ट्रेन सिर्फ का इंजन जब नीचे उतरता है ना, नहीं आप इंजन ही नीचे उतार रहे हैं। हाँ, ट्रेन का इंजन जब नीचे उतरता है ना, तो फिर बोगियाँ पीछे 10 हो या 12 हो, तो फिर सारी बोगियाँ जो है ना यूँ स्टॉप हो जाती हैं, कुछ गिर जाती हैं, कुछ स्टॉप हो जाती हैं। सही होता तो ऐसा ही है ना फिर। अगर आप ये कहें कि नहीं, तो ये आप ज़हन में रखिएगा ज़रा थोड़ा सा एक मंजरनामा। जी। नवाज शरीफ बेइंतहा अरूज पे थे, बेइंतहा अरूज पे थे। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म होगी। हुई कुछ ऐसी हमाकतें हो गई ना जो नहीं होनी चाहिए थी। इमरान खान सोच नहीं सकता था कि उसकी हुकूमत ख़त्म होगी। यानी इवन यहाँ तक कि साकिब साहब आपको तो याद है जब डिज़ॉल्व की गई असम्बलियाँ, मुझे याद है मैं ट्रांसमिशन में बैठा था, तो जब असम्बलियाँ डिज़ॉल्व की गई तो उसके बाद जो कानूनी माहिरीन थे वो कहते थे बिल्कुल ठीक है, जो आइनी माहिरीन थे वो भी कहते थे ठीक है, और फिर अचानक से जो हुआ वो भी ठीक है। उसको हम किस तरह गलत कह दें, वो भी ठीक है, फिर सारा कुछ चल गया। तो इस मुल्क में अगर कोई शख्स ये समझे, कोई सियासी शख्स, कि मैं बहुत मजबूत हूँ और मैं इतना मजबूत हूँ कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, तो समझ लें कि वो सबसे कमज़ोर है। वो सबसे कमज़ोर है फिर। और सबसे कमज़ोर है। अब इसमें एक इजाफा करता चलो, अगर वो मजबूत होता तो वो भी कल कहीं होता। ठीक है, मजबूत होता तो कल कहीं होता। ये जो तब्दीलियाँ हैं, इस तब्दीलियों का असर जो है वो निचली सतह तक मुंतकिल होगा, तो इस तब्दीलियों के समराज जो हैं वो कुछ ही दिनों में वज़ा होंगे। नाज़रीन, कानूनी मंजरनामे पे हम बात कर रहे थे। अभी ये जो फैसला है और इसके बाद अगले जो फैसले हैं जो कुछ ही दिनों में, जिस तरीके से साकिब बशीर साहब ये कह रहे थे अगले 12 दिन बड़े अहम हैं इस कानूनी मंजरनामे को लेके। कानूनी मंजरनामे में पेचीदगियाँ हमने बहुत देखी, उतार चढ़ाव भी बहुत देखे, कुछ बातें होती रहीं, कुछ बातें छुपती रहीं, फिर दूसरे इशूज़ जो हैं वो उजागर होते रहे। ये पसे पुष्ट डाल दिया गया मंजरनामा, लेकिन अब फिर से ये मेन स्ट्रीम के अंदर मंजरनामा आया है। तो इसी पे मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं। हमें ज्वाइन किया माहिर कानून आबिद ज़ुबैरी साहब ने। आबिद ज़ुबैरी साहब, आज जो 3-2 की तनासुब से फैसला आया उस पर कुछ लोग जो हैं वो शशदर हैं, कुछ वर्ता हैरत के अंदर मुब्तला हैं, कुछ अंगुश्ते बदलना है कि ये हुआ क्या, कि जजेस अगर किसी नुक्ते के ऊपर एतराज़ आयद करते हुए कोर्ट के अंदर चले जाते हैं
तो क्या वो नुक्ता एतराज़ बरकरार रह सकता है या फिर उसका खात्मा हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये जजेस जो थे, आपको याद होगा इसका पस मंजर तो ये है कि आपको याद होगा इन्होंने 2024 में खत लिखा था उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब, जुडिशल कमीशन के हेड, कि जी हमारे काम में मुदाखलत की जाती है, हमें धमकियां दी जाती हैं। तो ये केस वहां उठाया, हम लोग भी उसमें केस में थे, लेकिन फिर वो केस चला नहीं। आपने देखा कि ये 3 जजेस का ट्रांसफर हो गया हाई कोर्ट से टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट किया गया, और उस पर इन 6 जज ने और जस्टिस थे, उन्होंने जो बाहर से जजेस आए हुए थे उनको सीनियर कर दिया गया था। उसमें जस्टिस डोगर थे, वो 15 नंबर पे थे वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में, यहाँ आके उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया गया, उनको सीनियरिटी दी गई और बाद में फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया गया। और तो अब इस तनाजुर में इस चीज को उन जजों ने और कुछ बार एसोसिएशंस ने चैलेंज किया इसमें। लेकिन जो अब कॉम्पोजिशन है और ये सारे केसेस अब आप देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है 26वीं तरमीम वाली जुडिशरी है हमारे सामने, तो उसके अंदर ये बेंच बनी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी, इसके अंदर 5 जजेस ने इस केस की सुनवाई की। और देखिए मुद्दा बड़ा सिंपल था इसके अंदर, उसमें यह था कि देखें इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि सदर की सवाबदीद होती है, मतलब सदर मीन्स के गवर्नमेंट की, कि वो एक जज को ट्रांसफर कर दें एक हाई कोर्ट से हाई कोर्ट, बशर्ते कि वो खुद जज तैयार हो और दोनों चीफ जस्टिस उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान की भी उसमें मर्जी हो, कंसल्टेशन हो, मीनिंगफुल कंसल्टेशन, उसके बाद वो जज ट्रांसफर हो सकता है। साकिब बशीर साहब, जिस तरीके से बात हो रही है, इसी में अगर मैं एक और मंजरनामा उजागर करूं, जिस तरीके से आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि एक कमीशन बना था, उसने एतराज़ आयद किया। एतराज़ तो आइनी ओहदे जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हो, मेंबरान की तैनाती हो, अभी तक उसके ऊपर भी एतराज़ात ही आयद रहे। डेडलॉक है, डेडलॉक के कुछ नताइज निकलते हुए दिखाई देते हैं। इस ज़मन के अंदर कोई अहम खबर जो है वो सामने आती हुई दिखाई देती है? जी बिल्कुल, उसी खबर के लिए जो है वो काफ़ी लोगों से राब्ता किया। हुकूमत जो है वो ये कमज़ोर हुकूमत है। 8 फरवरी और 9 फरवरी इलेक्शंस में जिस तरह रिज़ल्ट्स, नताइज और जिस तरह फॉर्म 47 के इल्ज़ामात लगते हैं, तो वो कमज़ोरी हुकूमत में भी हमें नज़र आती है। अब 26 जनवरी को चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की जो मुद्दत मुलाजमत थी वो मुकम्मल हो चुकी थी। तो क्योंकि 26वीं तरमीम में इनके लिए ख़ास रिलीफ रखा गया कि जब तक के नए नहीं आएंगे तब तक ये कंटिन्यू करेंगे, और वो बेशक 1 साल जो है वो लगे रहें। तो हुकूमत ने पहले तो खामोश रहे, मई में ख़त लिखा, उसके बाद भी अभी जब ख़बर ये है कि हुकूमत लटकाने की जो है वो कोशिश कर रही है कि ये मामला यूं ही लटकता रहे, उसके एक बैकग्राउंड में जो वजह है वो हमें तो बज़ाहिर यही नज़र आती है कि हुकूमत, इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनसे बेनिफिशरी भी कहीं ना कहीं है। जो वो ट्राइब्यूनल बनने हैं या 8 फरवरी इलेक्शंस हैं या बाकी जो है वो मामलात हैं, इसमें जो स्पीकर कौमी असम्बली को, जो इसमें अपोजिशन लीडर हैं जो कौमी असम्बली के, और जो चेयरमैन सेनेट को, सेनेट के अपोजिशन लीडर ने भी खतूत लिखे, वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि पार्लिमानी कमेटी बना दी जाए, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई हलचल नहीं है, कोई उनको जल्दी नहीं है। वो स्पीकर या सादिक साहब ने कहा है कि हम जो है वो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, पहले मुशावरत का अमल होगा स्पीकर जो अपोजिशन लीडर के साथ, वो अगर आगे नहीं बढ़ता तो फिर उसके बाद पार्लिमानी कमेटी को नाम भेजने हैं, पार्लिमानी लीडर से हम नाम लेंगे, फिर कमेटी बनाएंगे, फिर ये मामला देखे जाएंगे। 6 नाम होंगे और 6 नाम कौमी असम्बली और सेनेट से होंगे, और वो ये कह रहे हैं कि 3 नाम जो है वो दोनों जानिब से भेजे जाएंगे। वो अभी वो कमेटी डल गई है कि वो निकलने का नाम नहीं लेगी फिर ये कमेटी। राना साहब, जी बिल्कुल, वो अभी तक ज़ुबैरी साहब जी, हम तो इंसाफ के लिए अदलिया के पास जाते हैं, जजेस के पास जाते हैं कि वहाँ से इंसाफ मिलेगा। अब तो बेचारे जज भी इंसाफ लेने जा रहे हैं और वो भी उनके साथ जो हो रहा है, अब वो 5 जजेस जिनका फ़ैसला जिनके ख़िलाफ़ आ गया 3-2 से, क्या समझा जाए कि उनकी अदालतों के फ़ैसले भी फिर वो मेरिट पे नहीं होते थे, या उनकी अदालतों के फ़ैसले आने वाले दिनों में
वो गलत होंगे, इसलिए कि उन्होंने जो प्ली ली है वो इतनी मजबूत नहीं थी, या उस प्ली में वो चीज़ें नहीं थी, या वाकई हकीकत में जो फ़ैसला हुआ है वह बिल्कुल मेरिट पे है। क्या अब उन जजेस की रेपो और उनकी हवाले से क्या सूरत हाल रहेगी? देखिए राना साहब, इसमें देखिए जो इशू जो आएगा, मैं समझता हूँ कि देखिए कोई बात, ये बड़े अच्छे जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी मुझे पता है बेहतरीन जजेस हैं, लेकिन इस फैसले के बाद अब हम क्या कहें? उनका कसूर ये है कि उन्होंने ये जो उनके खिलाफ उन्होंने खत क्यों लिखा था कि यह आप हमारे, जिस पे जैसे वो आज जो एक शेर लिखा है माइनॉरिटी जजमेंट, जो मैंने पढ़ के भी आपको सुनाया, तो ठीक है, उस पूरे सिनेरियो को चेंज करने के लिए इनको डिसीजन मेकिंग से, क्योंकि देखिए जो बेंचेस बनती हैं वो सारा वो तो चीफ जस्टिस बनाते हैं, उनकी सवाबदीद होती है। अभी हाई कोर्ट्स में वहाँ ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून जैसे सुप्रीम कोर्ट में वहाँ तो है नहीं, तो उन्होंने किस तरह से ये किया। तो अब जब भी उनको बाहर से जजेस ला के उनको सीनियरिटी दी गई ताकि वो फैसले, क्योंकि आप देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम नौयत के केसेस चलते हैं जिसमें हुकूमत का, गवर्नमेंट का उसमें इंटरेस्ट होता है कि जी वो फैसले उनके हक में आने चाहिए। अगर कोई मेरिट पे अगर वो जजेस जो फैसला करना चाह रहे हों तो वो फिर उनको वो सूट नहीं करता। असल में जुडिशरी की हमारे हर ये मुश्किल, जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होता जिन माशरे में, वहाँ यही होती है कि जुडिशरी हमारे ताबे हो, हमारे हक में फैसला करे, और हमारे खिलाफ कोई केस आए तो उसका फैसला जो साइल है उसके हक में ना किया जाए। तो ये अचीव कर, ये 26वीं तरमीम का ये लुब्बे-लुबाब है कि जी जो फैसला हम चाहेंगे, हमारी मर्जी से होना चाहिए, वो फैसला हमें मिलेगा। ज़ुबैरी साहब, एक चीज़ बताइएगा, जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और बाकी दो जजेस ने ये मामला रेफ़र किया है सदर को, और ये कहा है कि सदर मुमलिकत ये तय करेंगे कि ये मुस्तकिल तैनाती है या अर्जी है, एक और दूसरा कि सीनियरिटी टॉप से होगी या बॉटम से होगी। तो कानून क्या कहता है कि सदर के पास आर्टिकल 200 में तो कोई कहीं नहीं लिखा हुआ, तो सदर कैसे तय करेंगे? कैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये भेजा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए बिल्कुल आपने बहुत जबरदस्त सवाल किया, बिल्कुल ये आपने सही बात किया है। पहली बात तो ये है कि जो अटॉर्नी जनरल ने तो खुद कोर्ट में कह दिया कि ये परमानेंट ट्रांसफर है। आप माइनॉरिटी नोट में देख लीजिए, एक क्लॉज है जिसके अंदर लिखा है कि अटॉर्नी जनरल कंसीडर्ड कि ये परमानेंट ट्रांसफर है, और जो उनका फैसला है माइनॉरिटी जजेस का वो यही है कि परमानेंट ट्रांसफर नहीं हो सकता। अक्सर ये फैसला कहता है ट्रांसफर, उसके बारे में खामोश है कि जी ये ट्रांसफर हो गया। लेकिन जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये रिमांड कैसे कर दिया, पार्शियल रिमांड टू दी सदर मुमलिकत को, कि आप सीनियरिटी का फैसला करें, क्योंकि सीनियरिटी का फैसला इंटरसी इनको करना था। और ये पिछले दिनों जब झगड़े पड़ते थे कोर्ट में और चीफ जस्टिस की बात से लोग नाराज होते थे या एग्री नहीं करते थे कि हमें आपने जूनियर कर दिया और सीनियर हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करा करती। तो यही तो जजेस आए थे कि जी आप फैसला कर दीजिए कि क्या आया ये ट्रांसफर परमानेंट है या टेम्परेरी है, ये ट्रांसफर सही हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि माइनॉरिटी फैसले में तो लिखा है ये पूरा एक्शन ही मैलिफाइड इन लॉ एंड मैलिफाइड इन फैक्ट। देखिए बहुत बड़े अल्फाज हैं दो जजों ने, जो माइनॉरिटी जज ने कहा है कि ये बदनियती पे मबनी है, कानूनी भी और हकीकत में भी। तो ये देखिए ये जो बात है, अब आप कह रहे हैं उनके जजों का क्या होगा, वो जज हैं, वो हाई कोर्ट के जज हैं, उनको अपना कानून और इंसाफ के साथ फैसले करने चाहिए। अब सदर जो है वो किस तरह से सीनियरिटी चेंज करेंगे, क्योंकि ये पूरा हुकूम देखिए सदर की मैंने सवाबदीद ये होती है, सदर जो होता है वो आर्टिकल 48 के तहत इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी हुकूमत ही लेके आई है उनको, और हुकूमत ये फैसला करेगी कि इन्हीं को चीफ जस्टिस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब 3 जजों में सेलेक्ट होना है, क्योंकि 1 जुलाई को तारीख आ गई है चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट में। आप देखिए एक एडिशनल जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, वो भी होंगे कि वो भी सिटिंग जज तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, क्या उनको चीफ जस्टिस बनाया जाए या डोगर साहब को जो जिनको सीनियरिटी, तो सदर साहब को भी सदर मुमलिकत को फैसला करना ऑन दी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर कि सीनियरिटी क्या होगी। बिल्कुल आपने वजह पड़ा, आर्टिकल 200 में या कोई रूल्स के तहत ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि सदर साहब इसका फैसला करें। आप कोर्ट को करना चाहिए था खुद फैसला कि सीनियरिटी क्या है, उन्होंने सदर साहब को भेज दिया। बिल्कुल मैं समझता हूँ ये आईन और कानून के बरखिलाफ ये फैसला है। अच्छा बस भाई साहब, मैं एक पुराने केस की ज़रा आपसे बात करना चाहूँगा, कानूनी मैं आपसे इसमें राय लेना चाहूँगा कि अब अब्दुल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान जेल में हैं, बुशरा बीबी जेल में हैं, उनकी बेल लगी हुई है। अब वही 2 जजेस साहिबान, चीफ जस्टिस साहब कायम काम और जस्टिस आसिफ साहब गालिबन, उन्होंने उसी में अगले दिन ही नेक्स्ट डे जिस दिन
उनका केस आगे चला गया, जिस दिन छुट्टी थी अगले दिन उन्होंने एक मारूफ तरीन हाउसिंग सोसाइटी को स्टे दे दिया और नैब से कहा कि आप इस ज़मीन को सेल नहीं कर सकते, और गैर मुअय्यना मुद्दत तक वो केस जो है वो उसके मुलतवी कर दिया गया। अब वो सारी जुड़ी हुई है, उसका ऑनर भी और सारी चीज़ें जुड़ी हुई है इसी केस के साथ, और इल्ज़ाम भी यही है कि इनसे फ़ायदा लेने के लिए यही सब कुछ किया गया। अब उस हुक्म इम्तनाही के बाद इस केस की क्या पोजीशन रह जाती है? ये मैं समझ नहीं रहा किस केस में स्टे हुक्म इम्तनाई दिया गया है। ये जो हाउसिंग सोसाइटी उनकी है, ये रियाज मलिक साहब या बात कर रहे हैं? जुबैरी साहब वो जो ज़मीन थी ना उसको वाक़ई सरकार जब्त कर लिया था नैब ने, फिर उनके ऑक्शन लगा दी थी, 12 जून ऑक्शन थी, तो इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है और वो सितंबर तक जो है वो स्टे ही है। तो वो राणा साहब ये पूछ रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर क्या हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, वो अगर उन्होंने उसके ऑक्शन का नोटिस सस्पेंड कर दिया है और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इस केस को अजर्न कर दिया है, तो इसमें बड़ा असर पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ज़मीन जो उन्होंने कहा था ये ज़मीन गलत तरीके से दी गई और ये एक इस केस से फ़ायदा उठाने के लिए इमरान खान साहब ने ये ज़मीन हासिल की, अपनी अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की ज़मीन हासिल की यूनिवर्सिटी। ये वो ज़मीन नहीं है, ये वो ज़मीन है जिस शख्सियत को नथी किया गया था इनके साथ, ये उनकी हाउसिंग सोसाइटी है, उसके हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन केस वही है, जुड़ा उसी केस के साथ हुआ है सारा कुछ। ये नहीं कहा गया कि वो ज़मीन की जो सेल कर रहे थे या जब्त की थी ज़मीन भाग के सरकार, तो वो किसी और केस में की, इसी केस में की थी। बिल्कुल सही, फिर ठीक है, इसी केस में वो इश्तिहारी है ना, इश्तिहारी होने की वजह से। जी नहीं, जाहिर बात वो 87, 88 की प्रोसीडिंग्स हुई होंगी, सेक्शन 87, 88 की, कि जी वो नहीं आए कोर्ट में तो इसलिए उनकी जब्त कर ली जाए ज़्यादा, तो उस पर कोर्ट ने स्टे दे दिया है। लेकिन बात सही है, देखिए लीगल बात छोड़ दीजिए, मेरिट छोड़ दीजिए इस केस का। जनवरी में ये अपील फाइल होती है, आज हो गया जून के तकरीबन खत्म हो गया है, आज तक ये केस चला नहीं। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस तो एक स्टे के लिए हुक्म इम्तनाई को फौरन ही टेकअप करना चाहिए था केस को, और उसमें फैसला करते कि सस्पेंड होनी चाहिए नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ ये जो केस है बिल्कुल गलत केस है। वो 190 मिलियन पाउंड जितने भी पाउंड थे वो अदालत सुप्रीम कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट ने उठा के पिछले चीफ जस्टिस ने हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया, तो हुकूमत पाकिस्तान का उस पर तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं है ना, मतलब पैसे तो कहीं गए नहीं, पैसे तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में आए थे और वो वहां से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चले गए। तो ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सस्पेंशन का केस बनता है। लेकिन आप देखिए जो ये इनके केसेस, ये सारे केसेस जिसमें इनको रिलीफ मिल जाया करती थी, इसी को यही वो माइनॉरिटी जजमेंट जो आज कह रही है कि ये सारा ये जो बज़ाहिर ये केस जो है मेलाफाइडी इनफेक्ट है, और ये मेलाफाइडी लॉ है जो ये 3 जजों को यहाँ लेके आया गया, कि मतलब कि एक तो कानूनी तौर पे भी गलत है और इसमें हकीकत ये है कि फैक्चुअल है, कि मतलब इसमें किसी के किन्हीं लोगों के केसों को अपनी मर्जी से फैसले कराने के लिए सारी एक्टिविटी की गई है। ये बात की है माइनॉरिटी जजेस ने, ये 2 जो जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के इस माइनॉरिटी फैसले में। सही। जुबैरी साहब, एक सवाल ये, एक पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए खान साहब ने बारहा इनकार किया, कभी वकला की अदम मौजूदगी की बुनियाद के ऊपर, कभी इंसानी बुनियादों की बुनियाद के ऊपर। एक तरफ से अब फैसला आया कि पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा, क्या उनके पास कोई ऐसी ग्राउंड मौजूद है? उन्होंने माजी में बड़े हवाले दिए कि ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर बनता ही नहीं है, फिर इसकी जो रेशो है वो दुनिया भर में एक्यूरेसी की वो भी बहुत कम है, कभी गलत भी हो सकता है, तो क्या अब रिजेक्शन का कोई ऑप्शन हो सकता है? देखिए, मैं जो समझता हूँ इमरान खान साहब के साथ जो फैसले आते हैं करते हैं, लीगली इनको लड़ाई करनी चाहिए, और अगर कोई फैसला जिससे आप समझते हैं कि गलत है या कानून, बिल्कुल आपने सही कहा, पॉलीग्राफ टेस्ट का इंटरनेशनल भी, और हमारे यहाँ हमारी जजमेंट मौजूद है 2019 की सुप्रीम कोर्ट की, कि ये ऑडियो वीडियो या इस तरह के टेस्टों का क्या मेयार होता है, किस तरह से एडमिट, देखिए जो भी टेस्ट होगा एडमिसिबल एविडेंस होनी चाहिए, कि वो जो शहादत है वो आप उस पर रिलाई कर सकते हैं अदालत के अंदर। हर एविडेंस नहीं होती, इनएडमिसिबल एविडेंस भी हो जाती है, आपको दिखाना होता है कि ये बिल्कुल आपने अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग की है या वीडियो रिकॉर्डिंग की है या पॉलीग्राफ टेस्ट है, उसकी क्या क्या स्टैंडर्ड्स आपने मेंटेन किए हैं। अगर आप समझते हैं फैसला आपके इस तरह के गलत, आप चैलेंज करें ना कोर्ट में, लड़ें ऑल द वे अप टू द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आपको आपके बुकला की टीम को चाहिए कि आपके केस को अदालतों के अंदर ले जाके लड़ें, मतलब इंतजार ना करें ना चीजों का।
फैसलों पे लड़ा कम जाता है, बयानात ज़्यादा दिए जाते हैं, इंतज़ार ज़्यादा किया जाता है। आप देखिए बिल्कुल ये कहा उनके केसों की अपीलें नहीं होती कुछ नहीं। अब देखिए 6 महीने हो गए उनकी अपील के लिए। इनके वकीलों को चाहिए था ना, अगर वो नहीं लगा रहे थे अब सुप्रीम कोर्ट में कर देते जाके, हो सकता है रिजेक्ट हो जाती, ट्राई तो करते ना सर। जी साकिब साहब, एक आखिरी सवाल आप करना चाहें ज़ुबैरी साहब से? जी ज़ुबैरी साहब, मैं पूछना चाह रहा था कि मखसूस नशिस्तों के केस भी बड़ा जो तकरीबन फाइनल राउंड में पहुंच चुका है अब, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये आप देखते नहीं कि जुडिशल हिस्ट्री में जो ये नज़रसानी है जिसमें वो जजेस सुप्रीम कोर्ट में तो मौजूद हैं लेकिन बेंच का हिस्सा नहीं है। 6 नए जजेस हैं इस बेंच का हिस्सा, और ये जो मेजॉरिटी जजेस हैं वो उनमें से 2 जजेस जो है वो 11 में मौजूद हैं। तो इस केस को आप कैसे देखते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट पे अमल तो नहीं करवाया 12 जुलाई की? देखिए वो जजमेंट को कभी अमल नहीं। साकिब साहब आप भी बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको अच्छी से ये मालूम है ये बात कि जी पाकिस्तान में कोई भी बड़ा फैसला हो, आपने इलेक्शन के केसेस देख लिए और केसेस देख लिए, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए ना, आपके सामने बात है, आप मौजूद थे, मैं भी वहाँ था, आप भी थे। तो आप देखिए ना जब तक वो फैसले वहाँ, और ये देखिए पहले रिव्यू को सुनने से पहले उनको ये बेंच थी, इसको ये करना चाहिए था कि आप रिव्यू आके कैसे रहे, आपने ये इम्प्लीमेंट किया, जजमेंट नहीं किया। और दूसरी क्योंकि आपने स्टे रिव्यू में कभी स्टे नहीं मिला था, आप जानते हैं हुकूमत रिव्यू में स्टे मांगा जाता है कि रिव्यू करके आप कहते हैं कि जब तक हो इसको स्टे कर दें। हुकूमत ने मांगा ही नहीं क्योंकि उनको मालूम था कि इम्प्लीमेंट तो होना ही नहीं है इस जजमेंट को। वो 2 जजेस उसके बाद भी 2 ऑर्डर्स उन्होंने किए इस बेंच ने, आपको याद होगा। फिर देखिए इशू आ गया कि 26वीं तरमीम के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो गई, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है तो अब ये वहां जाएगा। अब इसमें देखना यह है कि जो मेजॉरिटी के फैसले में कुछ जो जज मौजूद थे वो भी अपना ऑर्डर रिव्यू करते हैं या नहीं, ये है सवाल। और मैं समझता हूं कि सर ये रिव्यू होगा। आप देखिए रिव्यू आपने कहता है कितनी थोड़ी देर में रिव्यू फारिग हो जाता है। आप रिव्यू 2 जजों ने, आप पता है 13 की बेंच थी, 2 जजों ने तो पहले दिन में डिसमिस कर दिया कि वो इज द एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया, वो बेंच का हिस्सा नहीं है। तो अब आप देखिए जो हो रहा है, मैं समझता हूँ ये रिव्यू होगा। देखिए सारा जो हो रहा है कि ये इनको सीटें नहीं देनी है, रिजर्व सीट्स इनको नहीं मिलनी है, फिर इसके बाद चले इनको नहीं मिलनी है, वो इशू होगा कि ये सुनिए काउंसिल का कोई राइट था नहीं था, वो भी मैं समझता हूँ पीटीआई से बड़ी गलती हुई थी जो उन्होंने की पॉलिटिकली। दूसरी बात लीगली भी कि उन्होंने पीटीआई पार्टी नहीं बनी। तीसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या आया इनको सीटें नहीं मिलेंगी तो क्या उन दूसरी जमातों को तकसीम कर दी जाएंगी? ये है साकिब साहब जो आपको देखना है, और मैं समझता हूँ ये सब चीजें होंगी और उसके बाद ये आइंदा तरमीम भी होगी सर। सही, ये सब चीज़ें होंगी और ये अहम सवालात हैं कि अगर नशिस्तें उन्हें नहीं दी जाती तो फिर दूसरे तनासुब से उनको कैसे मिल सकती हैं जिनकी नशिस्तें कम हैं और नशिस्तों से ज़्यादा उनको मखसूस नशिस्तें हैं जो हैं वो तफवीज़ किए जाने की बातें हैं। बहुत शुक्रिया आप ज़ुबैरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। 12वें से 13वां मरहला जो है वो ईरान का जवाबी हमले का शुरू हो चुका। वादा सादिक सोम, और अभी तक जिस हद तक बैनुल-अक़वामी तजियाकार मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, आप रोज़ाना स्क्रीन पर बैठ के देखते हैं कि मुख्तलिफ आरा हैं। ईरान ये नहीं कर सकता, ईरान के पास इतनी ताकत नहीं, ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर पै दर पै हमले करता भी रहे तो उनका दिफाई निज़ाम मजबूत है। कल रात की जो स्ट्रेटजी थी उसके बाद वो आरा, वो ज़बानें किसी हद तक कुफलशुदा हो चुकी हैं, वो अंगुश्ते बदना है, हैरान है, परेशान है कि ये ईरान ने किया क्या और अब की मौजूदा सूरत हाल क्या है, और ईरान के ऊपर जो हमले किए गए इजराइल की तरफ से वो किस नौइयत के थे। इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तेहरान के सहाफ़ी जॉन हुसैन साहब ने। जॉन हुसैन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जॉन हुसैन साहब, अगर बात की जाए मौजूदा मंजरनामे की तो क्या समझते हैं कि इजराइल ने जिस हद तक ईरान के ऊपर वार किए, ईरान के बुनियादी ढांचे को किस हद तक नुकसान पहुंचा? क्योंकि मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ खबरें, मुस्तनद खबरें जो हैं वो बहुत कम दिखाई देती हैं उसमें। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, आपको पीछे से आवाज़ आ रही है? आई होप नहीं आ रही तो मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। ड्रोन इंटरसेप्शन अभी भी जारी है ईरान की तरफ से। ईरान के ऊपर कोई मैं आपको एक बात बताऊं, ईरान की जो अवाम है जिनका
जिनका व्यू मैंने लिया है यहाँ पे, ईरान को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है इसराइल के हमलों से। बहरहाल डैमेज हुआ है, ऐसा नहीं है ये बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ, मुख्तलिफ मकामात पे डैमेज किया है, लेकिन ईरान के लिए इतना सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं था जितना ईरान ने डैमेज इसराइल के ऊपर किया, पर्टिकुलरली कल रात को। इंटरेस्टिंग बात जो नोट करने की है वो ये है कि ट्रंप साहब के बयान के बिल्कुल बाद ईरान ने जो अपने मेजर हमले हैं, नई मिसाइल टेक्नोलॉजी यूज करते हुए मेजर हमले किए, आईडीएफ के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया, साथ ही साथ उनका जो साइबर टेलीकॉम जो उनकी ऑप सेंटर था उसके ऊपर हमला किया, इसराइल के अंदर तेल अवीव की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर हमला किया। तो रियल सीरियस इफेक्टिव प्रिसाइज डैमेज जो है वो ईरान ने किया है, स्पेशली आफ्टर द थ्रेट, जो धमकियां हुई उनके बाद उन्होंने जो है वो ऐसा एक्शन लिया, ये हुआ। और अभी थोड़ी देर पहले ट्रंप ने कह दिया कि ये जो खबरें आ रही हैं कि मैंने हमला अप्रूव कर दिया है, मैंने ऐसा नहीं कहा। उसने बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा जी। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जितना डैमेज इसराइल को पहुंचा है उतना डैमेज किसी हद तक ईरान को नहीं पहुंचा, क्योंकि ईरान के पास ऑयल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा तादाद में ऑयल रिजर्व्स और गैस रिजर्व मौजूद हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इनकी जो जितनी भी चीज़ें कंज्यूम होती हैं वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होती हैं थैंक्स टू द सैंक्शंस एट हैंड। और लोगों का कॉन्फिडेंस और सपोर्ट पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा बढ़ गया गवर्नमेंट के लिए, विच इज़ अनदर थिंग आई वुड से जो कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है कि ईरान जो है इस जंग में अपर हैंड पे है। अच्छा जंग साहब, अभी आपने ट्रंप का हमने भी सुना, उन्होंने ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा भी कि जी बिल्कुल ये गलत खबर है। कल हालांकि उन्होंने टीवी पे आके ये बात कह भी दी थी, ये दुरुस्त है। ट्रंप हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल के साथ ये कह रहे हैं, लेकिन अभी ये जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त की इत्तला ये है कि इसराइली तैयारों के साथ अमरीकी तैयारे भी जो हैं वो इस वक्त बाकायदा शामिल हैं इस ईरान पर हमले में। तो ईरान पर हमले, आपने कहा कि नुकसान बहुत कम हुआ, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पे रजीम चेंज की जो बात हो रही है, आज रात तक एक टाइम था कि रजीम चेंज कर दी जाएगी, 100 लोगों की टीम बना दी गई है वहाँ पर, आज रात को हम सब कुछ कर लेंगे और आज के बाद कल का जो जुमा का दिन होगा इस पर 100 बंदे जो हैं वो आएंगे, वो रजीम चेंज का हिस्सा बनेंगे, 100 दिन बाद इलेक्शन होंगे, ये फला। क्या वो लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, एक दो चीज़ों का बताइएगा। एक तो ईरान के अंदर इतने ज़्यादा मोसाद के लोग किस तरह आ गए और इनके पीछे कौन था, इतने ज़्यादा जो गद्दार पैदा हुए या जो जिनकी वजह से नुकसान हुआ। और दूसरा जो रजीम चेंज है, क्या इसके लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी अपना कोई रोल अदा कर रहे हैं? देखें, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। पहले सवाल जो इसराइल के मोसाद के एजेंट्स के मुतालिक है उसका जवाब मैं पहले देता हूँ। आई थिंक देखें, आवाम जो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जो मुझे हुई है यहाँ से, जो ऑब्जर्वेशंस है मेरी अपनी भी, वो ये है कि देखें, अगर आप एक मुल्क के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करके, मीडिया आपके कंट्रोल में, प्रेडोमिनेंट मीडिया जो है, सुपर पावर आप हैं, दुनिया भर की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो आपके पास है, जाहिर सी बात है अगर एक मुल्क के खिलाफ इतने सारे मुल्क अगर इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे, इतना ज़्यादा जो है वो कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एजेंट्स होना कोई हैरान कुन बात नहीं है। ये जाहिर सी बात है, जंग जो मुल्कों के अंदर है वो एजेंट्स पाए जाते हैं। और ईरान में अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन है वो ये है कि मेजॉरिटी वेस्टर्न पावर जो है उनके खिलाफ है और काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। तो मोसाद के एजेंट्स इसलिए यहाँ पे हैं बिल्कुल, और अरेस्ट भी किए गए हैं। उनको जो है 28 से ज़्यादा मोसाद के एजेंट्स को अरेस्ट किया गया है। डिफरेंट फैसिलिटीज़, डिफरेंट वर्कशॉप्स भी ईरान ने जो है वो देखी हैं और सीज़ की हैं। अगर मैं कहूँ तो ईरान रिलेटिव पोजीशन से अगर हम चीज़ों को देखें, इन चीज़ों को, तो समझ में ये आता है कि ईरान बिसाइड्स द थ्रेट, जितना खतरा ईरान के ऊपर है उसके हिसाब से ईरान बहुत ज़्यादा स्टेबल है आई वुड से। और मुकाबला करना इजराइल जैसी जगह से, और जिसके पीछे इतने सारे सुपर पावर्स हों, मुकाबला करना आसान नहीं है। और आई थिंक आई वुड से कि इट इज़ अ प्रिंसिपल स्टांस, अ फर्म स्टांस। जहाँ तक रही दूसरी आपकी बात, आई थिंक ईरान के लोगों के हवाले से थी और बिलीफ के हवाले से थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
रिजीम चेंज के हवाले से, जी रिजीम चेंज के हवाले से जो 100 लोग आ जाएंगे और ये हो जाएगा, देखें रिजीम चेंज की बातें 1979 से भी पहले ईरान की मुसद्दिक का दौर आया, उस टाइम पे फिर दोबारा शाह को रीइंस्टेट किया गया, बहुत टाइम से रिजीम चेंज की बात हो रही है और 1979 के बाद से और रिजीम चेंज का जो गोल है उसको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम किया गया है। लेकिन रिजीम चेंज वो पहले भी कर सकते थे, जब प्रोटेस्ट हो रहे थे महसा अमीनी की तब रिजीम चेंज की बात कर रहे थे, जब उससे पहले कोई ईरान के अंदर हल्का सा भी प्रोटेस्ट मूवमेंट होती थी तो वो रिजीम चेंज की बात करते थे कि अब हम रिजीम चेंज कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। इसकी एक वजह है, इसकी वजह यह है कि जो इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्टर्न मीडिया जो खबरें लेता है, जो पॉइंट्स ऑफ व्यूज लेता है, वो उन लोगों के लेता है जो एक बहुत स्मॉल माइनॉरिटी में है ईरान के, और दिखाया इस तरीके से जाता है कि जैसे वो बहुत ही मेजॉरिटी में एग्जिस्ट करते हैं वो लोग। हाउएवर अगर आप ग्राउंड पे आके चीज़ों को देखेंगे तो ग्राउंड पे ईरान के पास एक बहुत मजबूत सपोर्ट बेस है इन द जनरल पब्लिक। जो जनरल पब्लिक है ओवरवेलमिंगली इनके पास मेजॉरिटी का सपोर्ट है, आई वुड से, जो मैंने देखा है। और उसके अलावा जो अब ऑपोजिशन में लोग बैठे हुए थे, जो अपोज कर रहे थे ईरानियन गवर्नमेंट को, वो भी ईरानी गवर्नमेंट की सपोर्ट में आ गए हैं। आप चाहें तो मैं वीडियोस भी भेज सकता हूं आपको, कंफर्मेशन आपको वैसे अपनी तरफ से भी मिल गई होंगी, बट सिचुएशन ऐसी नजर आ रही है कि ईरान के लिए सपोर्ट और ज्यादा हो रही है और रिजीम चेंज आई डोंट थिंक इज पॉसिबल। ईरान इस वक्त और पोजीशन में है जिस पोजीशन में वो था पहले। आज इजराइल का जो बुत था वो ईरान ने तोड़ा है बाय अटैकिंग इजराइल, एंड आई थिंक इट शोज दैट ईरान इज इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। जॉन हुसैन से राबिता जो है वो मुनक़ता हो चुका है क्योंकि इस वक्त ईरान के अंदर भी इंटरनेट के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। राना साहब, रैपअप अगर आप इसे करें तो आप क्या समझते हैं कि आज रात फिर कितना बड़ा सरप्राइज़ होगा? आज रात कल से बड़ा सरप्राइज़ होगा जी, कल से बड़ा सरप्राइज़ आज रात होगा। और जहाँ तक जो बात सवाल लोग करते हैं ना, इसराइल तो ख़त्म हो गया। अगर इसराइल है तो अमेरिका उसकी मदद को ना आता। अगर इसराइल है तो दूसरी कुव्वतें जो इवन वो ममालिक जो इसराइल के पेरोल पे हैं या इसराइल जिनके पेरोल पे समेत जर्मनी, वो ना आते। अब जो मुल्क आ रहे हैं, ममालिक आ रहे हैं इस स्पोर्ट पे कि हम जाके सपोर्ट करें इसराइल को, तो इसका मतलब है इसराइल तो जब हार गया ना, इसराइल तो ख़त्म हो गया। मेरे एक अरब दोस्त हैं और सऊदी अरब में रहते हैं और लाहौर से ही वो एचिसन कॉलेज से पढ़ के गए थे। मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने एक ही बात की, उसने कहा कि मैंने अपनी हिस्ट्री में इसराइल में इतनी तबाही नहीं देखी जितनी तबाही है। और उसने कहा हलाकतें इतनी ज़्यादा हैं कि जिनके मतलब अगर बताया जाए तो इसराइली कौम जो है वो अपनी हुकूमत के लोगों को मार दे। उसके ऊपर पैनिक जो है वो पैनिक के ऊपर ही तो कंट्रोल करने के लिए सेंसेशन की जा रही है और उसको रोका जा रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे राना अजीम साहब, बशीर साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।